अभी आपको क्या लग रहा है हम किस फेज ऑफ बुल मार्केट में? सेकंड, अगर आपको लग रहा है कि वी आर इन दी कंक्लूसिव स्टेज ऑफ बुल मार्केट, देन व्हाट डू यू डू विथ योर पोर्टफोलियो? डिजिटल जो हमारा इकोसिस्टम है वो बहुत जल्दी से आज अकाउंट खोल सकता है, आज किसी के लिए भी 5 मिनट के अंदर केवाईसी हो जाता है। तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो रहा है सेबी की रिपोर्ट जो आपने पढ़ी कि F&O के अंदर एक कोई केस स्टडी, मतलब आप जिसमें कंफर्टेबल हो, कुछ अगर बता सकें जिसमें आपने कुछ सालों के अंदर में काम करके एक अच्छा राइड पड़े अपने, और ये साइकिल आपने पूरा राइड किया, अगर कुछ भी बता पाए तो। स्टॉक मार्केट कोई लीनियर रिटर्न्स वाला गेम नहीं है कि जहां पे हर साल आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, या 2 साल की कंपाउंडरिंग है तो भी मिलेगी, नहीं तो तीसरे साल भी होगी। ट्रम्प साहब के जो टैरिफ के जो भी रेट्स आए हैं या इंटेंट उनका दिख रहा है, तो ओवरऑल मार्केट के अंदर में आपका फील क्या आ रहा है अभी? हेलो, नमस्कार। एक और फेस टू फेस इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज है ना, मैंने एक फेस टू फेस रिकॉर्ड किया जो फंड मैनेजर है मनीष भंडारी जी के साथ। बहुत रिच एक्सपीरियंस है, सालों साल का एक्सपीरियंस है बाज़ार में, बहुत पैसा मैनेज करते हैं लोगों का, समझ में आता है उनको बाज़ार में चलता क्या है। आज मैंने थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की। आज 2-3 टॉपिक जो है जो मुझे थोड़ा बॉदर कर रहा था, मुझे लगा मनीष जी से उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग क्या होता है, कैसे होता है, आई थिंक काफ़ी हमने सीख लिया। बस थोड़ा करंट अफेयर्स और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो मैंने उनसे बात की, ओवर फाइनेंशियलाइजेशन जो इंडिया में हो रहा है, क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस पर बातचीत की। मैंने ट्रम्प साहब के बारे में बातचीत की, स्वाभाविक है। और मैंने एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात की, वो है इंडी चीनी भाई भाई, कि क्या दुनिया में एक हम मेजर चेंज देख रहे हैं आफ्टर द रिएक्शंस ऑफ ट्रम्प। हम क्या देख रहे हैं कि क्या भारत और चाइना क्लोज हो रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन था आज, मज़ा आया, मुझे लर्निंग मिली। छोटा सा फेस टू फेस है, लंबा नहीं है, 45 मिनट 50 मिनट का फेस टू फेस है। अब लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको ना एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। हो सकता है कि इसमें से आपको स्टॉक आइडियाज़ ना मिले, बट पर्सपेक्टिव भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इन्वेस्टिंग इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग अ लॉजिकल पर्सपेक्टिव्स इन योर माइंड, बिकॉज आइडिया वहीं से ही आते हैं। ठीक है, तो मनीष जी का इंटरव्यू है, बुला लेते हैं उनको, देखते हैं। हेलो मनीष जी। हाय विवेक, सो नाइस टू बी ऑन योर शो। थैंक यू, थैंक यू। मैं काफ़ी दिन से कोशिश कर रहा था कि आपके साथ में ऑफलाइन एक फेस टू फेस करूं, बट अनफॉर्चुनेटली समहाउ वो हो नहीं पाया। तो एंड मार्केट वाज डूइंग ऑल काइंड ऑफ स्टफ, सो आई थॉट आपसे ऑनलाइन गाइडेंस ले लेता हूं, ऑफलाइन बाद में कभी और एक बार कर लेंगे। ना गाइडेंस नहीं, हमारी तो लर्निंग्स है विवेक। या तो इट्स जस्ट इंटरेक्शन विद द मार्केट and 270-80 trading days, and maybe another 2 days which is maybe off on the market, but at least a lot of reflection keeps on going on, and that's what I can share with you and your audience. राइट राइट राइट। अच्छा मनीष साहब, मेरी जो ऑडियंस है ना वो हिंदी स्पीकिंग, हिंदी भाषी जी काफी है मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और इंग्लिश में फायदा क्या होता है कि हम नीचे ट्रांसक्रिप्ट दे देते हैं, तो एनीवन हु वांट्स टू लर्न फ्रॉम इंग्लिश कैन आल्सो रीड द ट्रांसक्रिप्ट। तो पूरा अपने जो पॉडकास्ट है वो हिंदी में रखते हैं। यू कैन ऑब्वियसली यूज इंग्लिश टर्म एज पर योर कंफर्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपने मेरी नॉर्थ इंडिया की रूट्स को आज याद दिला दिया है, तो इट्स सो नाइस। मैं कोशिश करूंगा जितना जब कुछ मैं जितना हिंदी में भी डिस्कशन कर सकूं। लवली, थैंक यू सर। तो सर आपके बारे में मैं जानता हूँ एक्चुअली, काफी साल पहले आपके एक मित्र हैं, उन्होंने बताया था कि आप फंड मैनेज कर रहे हैं, और सालों साल हो गए अब आपको फंड मैनेज करते हुए। तो आपको वेटरन कैटेगरी में मैं अटेम्प्ट कर लेता हूँ कि डाल देता हूँ कि आप मार्केट में इतने साल से, तो आप वेटरन है, यू हैव सीन ऑल काइंड ऑफ मार्केट सिचुएशन। तो मैं अपॉर्चुनिटी को छोड़ूंगा नहीं। आई थिंक विथ यू आई कैन टेक द लिबर्टी टू डिस्कस फ्यू वेरी क्रिटिकल थिंग्स विच इज बॉदरिंग मी पर्सनली। और मुझे लगता है मार्केट उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है जितना देना चाहिए। और एक दो और ऑप्टिमिज्म वाली भी बातें करेंगे कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए अवेलेबल है। तो पहले मैं एक टॉपिक से चालू करता हूँ सर आपके साथ, वो है ये जो ओवरली फाइनेंशियलाइजेशन का डिस्कशन इंडिया में हो रहा है कि SIP आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे आ रहे हैं, इक्विटी कल्ट इंडिया में बढ़ रहा है। थोड़ा मैं इसको लेके स्केप्टिक हो गया, हो सकता है कि आई एम रॉन्ग विद दैट, बट आपसे थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करना चाहता हूँ कि सर ये फाइनेंशियलाइजेशन का जो दौर है, इज इट ट्रू या इट इज फोर्स्ड फाइनेंशियलाइजेशन विच इंडिया इज सीइंग राइट नाउ? पहले आपने मेरे को वेटरन बोला, उसका मैं एक 10 सेकंड जरूर लेना चाहूंगा आपके शो पे।
थोड़े दिन पहले कोई आईफा अवार्ड में अनिल कपूर को बोला कि हमारे सीनियर इंडस्ट्री के, तो उन्होंने बोला यार पेंशन नहीं मिलती है, क्यों सीनियर बोल बोल के हमारा बिजनेस खराब कर रहे हो। सो जस्ट अ जोक ऑन दिस, या इट्स अ वेरी कंटिन्यूअस लर्निंग एक्सरसाइज। और आपने अभी बोला मेरे को कि फाइनेंशियलाइजेशन एंड स्पेसिफिकली ये जो जो जिन्होंने अपना करियर 1999 2000 में शुरू किया है, उन्होंने काफी पैचेस देखे हैं जहां पे डर्थ ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर्स रहे हैं हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर। और यूजुअली एक बड़ा चैलेंज होता था कि एफआईआई ही इन्वेस्टर है, एफआईआई की डायरेक्शन को ही देखा जाता था, कभी भी डोमेस्टिक और रिटेल के डायरेक्शन को देखा नहीं जाता था। एंड मैंने वो पैचेस देखे हैं 2000 से लेके 2099 से लेके 2004 तक, एंड देन 2010 से लेके 2014-15 तक, और उसके बाद एक बड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है। एंड इंटरेस्टिंगली वो टाइम था जब कैपिटल गेन जीरो था, तो सबसे बढ़िया तरीका था आप जीरो कैपिटल गेन के अंदर टैक्स दिए बिना आप है ना कैपिटल बना सकते थे इंडिया के अंदर। और उस वक्त भी शायद इन्वेस्टर्स ने इक्विटी मार्केट को इतना सीरियसली नहीं लिया। और कई बार मैं ये बैठ के सोचता भी हूँ, मैंने आपको बोला 270 डेज ऑफ इंटरेक्टिंग विद मार्केट एंड 2 days ऑफ थिंकिंग, उसमें मैं ये सोचता हूँ कि हम रोज डिस्कस करते हैं कि हमारे कोहिनूर अंग्रेज लेके चले गए। हमने ये नहीं देखा कि हमारे एक शुरू के इनिशियल फेज में हमारे एचडीएफसी बैंक्स और कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको अंग्रेज लेके चले गए, और वो शायद उनकी वैल्यू कहीं कोहिनूर से ज्यादा रही है। अनफॉर्चुनेटली डिस्कशन उस कोहिनूर पे होता है, बट वो दूसरे कोहिनूर थे। शायद इंडियन इन्वेस्टर्स को बहुत लंबा टाइम लगा, और ये गलत भी नहीं है। अगर मैं जाके हिस्ट्री को देखूं तो 1992 में कोई इन्वेस्टर आया और 1993-94 में उसने एक स्कैम देखा, और वो वाली ब्रीड ऑफ इन्वेस्टर हमेशा बाहर चले गए स्टॉक मार्केट से। और जब वो वापस हिम्मत करके एक नए सेट ऑफ इन्वेस्टर्स आए 2000 में, और उन्होंने एक वापस 99-2000 के अंदर एक और बबल और बूम एंड बस्ट और स्कैम देखा। और ये बड़ा मुश्किल होता है कि किसी भी एक इन्वेस्टर के लिए हैंडल करना कि है ना वो बूम बस्ट से निकलता रहे और वापस मार्केट में भी बना रहे, और क्यों रहे, कोई रीजन नहीं था इसके लिए। और 4-4 साल 5-5 साल मार्केट वापस कभी भी वो नैरेटिव दे नहीं पाता है। सो ये एक बैकड्रॉप रहा है मार्केट का कि हमारा फाइनेंशियलाइजेशन बड़ा लेट शुरू हुआ। एंड ये आप देख सकते हैं 2014 से, और बाद में मोदी 1.0, then 2.0 and now 3.0, which has brought lot of reforms in the process. आज बड़ा इंटरेस्टिंग है किसी भी मैनेजमेंट और लिस्टेड कंपनीज के लिए जो भी लैंडस्केप क्लीन हुआ है उसके अंदर ग्रो करना, और ऑल्सो इंसेंटिव भी है कि अगर हम ग्रो करेंगे तो हमें रिवॉर्ड भी मिलेगा, और वो है मार्केट कैप का रिवॉर्ड। सो इस वजह से ये 2-3 चीजें हैं जो उसने बेस और कॉन्टेक्स्ट सही किया है, और ये वापस सेल्फ फीडिंग मैकेनिज्म हो गया है कि इन्वेस्टर्स भी वापस इस प्रोफेशन इस मार्केट की तरफ वापस आए हैं, और जो 5-7 साल से ये ट्रेंड चला है कि ये है। सो आपका पॉइंट था कि क्या हम ओवर फाइनेंशियलाइजेशन के रेशियो में जा रहे हैं क्या? तो इसके लिए थोड़ा सा इकोनॉमिक हिस्ट्री देखनी पड़ेगी हमें, दो कंट्रीज की, दो पैरेलल्स से देखते हैं, क्योंकि हम दोनों की डेस्टिनी, चाइना और इंडिया की डेस्टिनी काफी जुड़ी भी रही है। और देखें तो कई दोनों की शायद कोई स्टार्टिंग पॉइंट्स भी सिमिलर ही थे। कई चीजें, रिसोर्स का अभाव रहा है दोनों कंट्रीज के अंदर, दोनों के पास ऑयल नहीं है, दोनों ने बड़ी मेहनत से अपनी बुनियादें रखी है। तो ऐसे के अंदर अगर आप देखें तो हमने इंडियन मार्केट्स ने फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन जल्दी किया टुवर्ड्स फाइनेंशियल मार्केट्स, क्योंकि इंडिया शायद इंडियन गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द इकोनॉमी की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। और इसी वजह से अगर आप देखें तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इज हार्डली 13 to 14% ऑफ द जीडीपी, 18% पे एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट है कई सालों से, और दूसरा जो है पोर्शन रहा है वो कंजम्पशन रहा है। और उसको मैं और भी किसी तरीके से ब्रेक डाउन करूं तो फाइनेंशियल सेक्टर हैज बीन क्लोज टू 20-22%, एंड व्हिच यूज्ड टू बी 13-14% और सो। तो ये एक हमारा एक नजरिया रहा है कि अगर हम रोड्स नहीं बना सकते तो हम हमारी कंपनीज के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बुला सकते हैं, और वो जो प्रॉस्पेरिटी साइकिल क्रिएट करेगा, और वो एक चलता रहा है 1999 2000 से 2005-10 से 2010 से और अब तक भी लेकर, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट ही रहे हम लोग। बट इस गवर्नमेंट ने शायद इस मार्केट को बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से भी, नजरिए से भी देखा है कि ये जो कैपिटल सर्कुलेशन है ये वापस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ भी सकता है, चाहे वो कंपनीज की तरफ से आए कि कंपनीज आज कैपिटल रेस करके, राजकोट की कंपनी अगर कैपिटल एक्सपेंसेस कर रही है तो वो शायद डेवलपमेंटल काफी ब्रॉड बेस्ड है, which is not limited to the metros or the Bombays of the world or so and so forth. अगर आप देखें तो कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे एक स्मॉल कंपनी को भी मौका मिला है इस पूरे प्रोसेस में कैपिटल रेज करने का और एक्सपैंड करने का,
which is a very democratic way of doing this. और बैंकिंग सेक्टर का इसके अंदर भी जो ओवर रिलायंस था वो कम हो गया है। ये सब बैकड्रॉप रहा है जहां पे फाइनेंशियल सेक्टर को एक अहमियत मिली है हमारे इस नए सेटअप के अंदर, अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स व्हिच वेंट राइट एज अ बेस स्ट्रक्चर। बट हम ये बड़ा कहना मुश्किल है कि हम ओवर फाइनेंशियलाइजेशन है कि नहीं है। बट अगर हम नंबर्स को देखें, हम अगर नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट को देखें, तो आज इक्विटी विच इज फेवरेट सब्जेक्ट, फाइनेंशियल मार्केट इज नॉट अबाउट जस्ट इक्विटी, वो डेट के बारे में भी है, वो दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में भी है। लेकिन अगर हम इक्विटी को देखें तो इंडियन इक्विटी, अगर म्यूचुअल फंड और हम इंडियन इक्विटी हाउस होल्ड्स को मिलाएं तो करीब क्लोज टू 33% आ जाता है। यूएस के अंदर अगर जाएं तो ये नंबर 50-55 हो जाता है। करस्पॉन्डिंगली अगर चाइना के अंदर आप जाएंगे तो शायद मेरे को ऐसा लगता है ये नंबर 9-10% ही है। साउथ कोरिया के अंदर भी ये नंबर कम है और जापान के अंदर भी ये नंबर कम है। सो उन इकोनॉमीज ने बड़ा अलग रास्ता लिया। वहां पे उन्होंने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया और हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट के रूट के थ्रू बहुत ज्यादा हमने बड़ा रिलायंस किया है। सो ये दोनों रास्ते अलग रहे हैं और इसी वजह से आपको इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट और आर्किटेक्चर थोड़ा ज्यादा डीपली पेनिट्रेटेड नजर आता है। आपकी बात में अगर मैं देखूं कि जहां कंसर्न आपकी नजर आ रही है, वहां के कंसर्न के पॉइंट्स है, तो आपने देखा कि बड़ा डिजिटल जो हमारा इकोसिस्टम है वो बहुत जल्दी से आज अकाउंट खोल सकता है। आज किसी के लिए भी 5 मिनट के अंदर केवाईसी हो जाता है। तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो रहा है, सेबी की रिपोर्ट जो आपने पढ़ी कि F&O के अंदर ऑन एन एवरेज 40,000 करोड़ का एक रिटेल इन्वेस्टर ने लॉस किया है। सर आई थिंक 80,000 करोड़ का टोटल लॉस है, 80,000 करोड़ का टोटल लॉस है इसके अंदर। सो ये भी एक बड़ा इल साइड है पूरा सिस्टम का कि वो आप जो फाइनेंशियलाइजेशन, ओवर के फाइनेंशियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जहां पे फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं पहुंच पाई पूरी और एंट्री बैरियर नहीं हो पाया, वो एंट्री बैरियर कम होते गए और हमने देखा कि वहां पे लोगों ने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ट्रेड करने शुरू कर दिए और फाइनली इट इज गोइंग ऑन कि जहां पे एक लॉस क्रिएट हुआ है और कंसिस्टेंटली होता जा रहा है। और फाइनली अगर आप देखेंगे तो आज पर्सनल लोन्स अगर इंडिया में बढ़ गए तो कहीं ना कहीं वो स्लिपेजेस शायद फाइनेंशियल मार्केट के लॉसेस के अंदर भी गए हैं इन द प्रोसेस। सो ये आपका देखने का तरीका मैंने देखा बिल्कुल सही है कि देयर आर सम कंसर्न्स आल्सो रिलेटेड टू द ओवर फाइनेंशियलाइजेशन व्हिच हैज हैपेंड इन द इंडियन मार्केट्स एंड शायद हमें एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे ताकि लोग जो हम फाइनेंशियल लिटरेट, एवरीवन इज नॉट एट द सेम पेज, और वो इस बात को ध्यान रख सकें कि ना इसका कोई मिसयूज नहीं हो जाए इस पूरे प्रोसेस का। सर एक्चुअली मैं थोड़ा और क्लैरिफाई कर देता हूँ कि आई हैव नो प्रॉब्लम विथ पीपल गेटिंग इनटू द फाइनेंशियल मार्केट इकोसिस्टम। ये तो होना ही था। अभी भी इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन देखेंगे, एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट देखेंगे, एनएससी के डीमैट अकाउंट, एनएससी के अंदर में कितने लोग हैं, 14 करोड़ 15 करोड़ लोग हैं, कंस्ट्रेंट नंबर ऑफ बैंक अकाउंट, कंस्ट्रेंट नंबर ऑफ इंश्योरेंस अकाउंट होल्डर्स, अभी भी डीमैट के अंदर में बहुत स्कोप नजर आ रहा है। मेरा जो कंसर्न ये आ रहा था कि जब फ्रॉम अ सेवर्स नेशन, हम तो सेव करने बिलीव करते थे, हमारे पुराने जमाने में भी सब बोलते थे कि बेटा पैसा सेव करो, फ्यूचर के बारे में सोचो। व्हाट हैज हैपेंड, वो सेवर्स जो है, जो पहले गोल्ड में पैसा सेव करते थे, रियल एस्टेट में सेव करते थे या और बाकी एसेट्स जो थे विच आर नॉट इक्विटी इन नेचर, उनमें सेव करते थे, दे हैव कम इनटू द फाइनेंशियल इकोसिस्टम। द मोमेंट दे कम इनटू फाइनेंशियल इकोसिस्टम, लिवरेज बिकम्स एन ऑब्वियस रोड मैप, बिकॉज ये पूरा इकोसिस्टम लग जाता है फिर आपके पीछे कि अच्छा तूने डीमैट अकाउंट खोल लिया, अब तुम एक काम कर, मार्जिन ट्रेडिंग ले ले। अच्छा तू बैंक में आ गया है, एक काम कर, तू पर्सनल लोन ले ले। द मोमेंट वी कन्वर्ट दैट leverage multiplier into this ecosystem, that fear and greed comes much more aggressively, and instruments like derivatives etc. फिर वो एक नॉर्म बन जाता है कि चलो ठीक है डेरिवेटिव भी कर लेता हूँ, ऑप्शंस भी कर लेता हूँ। तो ये कुछ थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? इट इज गुड फॉर द इंडस्ट्री, लास्ट 5 years, look at the numbers which all industry players have earned, but I think it has come probably too fast, too early. विवेक जी, सही ऑब्जर्वेशन। उसका एक बड़ा रीजन रहा है सैशे, मैं उसको बोलूंगा सैशेआइजेशन ऑफ द इक्विटी मार्केट, जहां पे कोई आदमी अकाउंट खोल के 500 रुपए से अकाउंट खोल के 1000 रुपए की म्यूचुअल फंड की सिप करके 200 रुपए का डीमैट अकाउंट रख के और इक्विटी में ट्रेड कर सकता है और एंटी बैरियर उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो जब तक किसी और आप कॉम्पिटिंग अदर प्रोडक्ट्स को देखेंगे, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो कोई बॉन्ड मार्केट हो, चाहे वो कोई और भी किस्म का कलेक्टेबल आइटम्स हो,
उसके सामने जो एंट्री बैरियर्स है वो बड़े हाई है, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग दैट एसेट इज सिग्निफिकेंटली हायर, और कॉस्ट द illiquidity process is where the liquidity process is significantly higher in the equity market. तो अगर आप इक्विटी मार्केट के सारे कंस्ट्रक्ट को देखेंगे तो वहां पे जो सेसेराइजेशन जिसको हम बोल सकते हैं वो जो हुआ है वो उसने इतने लोगों को इक्विटी मार्केट के अंदर खींचा है. सो ये तो एक बड़ा कंस्ट्रक्ट रहा है इक्विटी मार्केट का इन द प्रोसेस, एंड हमने उसे उस तरीके से हमने देखा भी और उसको एडवांसमेंट भी किया है, और अब डिजिटाइजेशन के साथ ये चीज हुई भी है. तो ऑब्वियसली तो इसका अगर आप मेरे को तरीका पूछे तो तरीका तो है कि हमें एंट्री बैरियर बनाने पड़े, F&O के लॉट्स को बड़ा साइज करना पड़े, हमने उसमें इनकम ट्रेडिंग और जो लिमिट्स होती है रिस्क मैनेजमेंट की फ्रॉम दी व्हेन द टाइम ऑफ द अकाउंट ओपनिंग टू ऑल द होल प्रोसेस, वो उसको बड़ा ढंग से रिव्यू करना पड़े. ब्रोकर्स को लिखवाना पड़ता है कि आपकी नेटवर्थ इनकम इतनी है कि नहीं है, वो सारे पेपर्स और डॉक्यूमेंटेशन को टाइट करना पड़े. वही एक तरीका है. कोई भी आप चीज को इवॉल्व करने के बाद आप ये नहीं बोल सकते कि विवेक जी आप ट्रेड नहीं करेंगे और मैं ट्रेड नहीं करूंगा. अगर आप वो सर्टेन क्राइटेरिया मीट करते हैं तो देन इट इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस. की आपने एक पॉइंट को टच किया था कि वी वर अ सेवर्स नेशन. तो इक्विटी को अगर आप देखेंगे तो इट इज अ सेविंग इंस्ट्रूमेंट. आप इक्विटी को भी सेविंग इंस्ट्रूमेंट की तरह ही देख रहे हैं. इनफैक्ट आइडियली होना ये चाहिए था कि लोग कंज्यूम कम करें और इन्वेस्ट ज्यादा करें, चाहे वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर, बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग एंड बेस्ड ऑन देयर रिस्क परसेप्शन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट. एक जो आपका पॉइंट निकल आता है कि अगर ज्यादा दिन तक लंबी तेजी रहती है तो शायद लोग उस प्रोडक्ट की रिस्क को भूल जाते हैं, which is an issue. कि अगर आप ये हमारा जो बुल मार्केट ये लास्ट के 4-5 सालों से इसने 15% एंड मोर कैगर दिया है पूरे प्रोसेस को. अगर आप देखें ये टाइमलाइन मैं लेके जाता हूं 2004 से लेके 2008 बिफोर द लीमन क्राइसिस. तब तक ये अनदर 4 साल का बड़ा पीरियड रहा था, लंबा पीरियड रहा था, जहां पे सिंगल वे मार्केट चलता गया एवरी ईयर 2003 से लेकर और सो एंड सो फोर्थ. सो आज प्रॉब्लम ये है कि हम लोग रिस्क को क्या भूल तो नहीं गए. इक्विटी एज ए इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी इज अ पार्टिसिपेशन. आप किसी कंपनी में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, आप हकदार बन रहे हैं उसका, एक शेयर लेके भी और 10 शेयर लेके भी. तो अगर मैं उस तरीके से सोचूं तो है तो ये सेविंग इंस्ट्रूमेंट ही, ये कोई कंजम्पशन इंस्ट्रूमेंट नहीं है. बट शायद इक्विटी के वेल्थ इफेक्ट ने कंजम्पशन के पैटर्न्स को चेंज किया है. इक्विटी के लॉन्जिटिविटी ऑफ दिस बुल रन ने हमारे बिहेवियर को चेंज किया है, कि जहां पे हमें शायद रिस्क एज अ एवरेज गए, और जो आम आदमी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा देखा कि शायद 50% ऑफ द इंक्रीमेंटल डीमैट अकाउंट इज कमिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार. और आई एम नॉट श्योर वेदर हाउ फाइनेंशियल लिटरेट विल बी द एनीवन हु इज ओपनिंग द अकाउंट. कहीं उनको तो कहीं फियर ऑफ मिसिंग आउट तो नहीं हो रहा है? क्या उन्हें इक्विटी की रिस्क अच्छी तरह से आइडिया है कि नहीं है? जापान ने वो रिस्क देखी है कि 1989 के बाद जब बबल बर्स्ट हुआ, उसके बाद 15-20 इयर्स लग गए वापस निकाय को एक लेवल तक पहुंचने के लिए. तो कई मार्केट्स में ऐसा होता है. सो शायद हमें रिस्क समझाना बहुत जरूरी है. अनफॉर्चुनेटली इक्विटी सही है और ऐसे सारे कैंपेन्स रिस्क नहीं बता पाते. शायद हमें रिस्क बताने के लिए भी कैंपेन की जरूरत है, और वहां गवर्नमेंट का और रेगुलेटर का रोल जरूर आ जाता है कि उन्हें रिस्क बताना बिल्कुल जरूरी है. और मैं देखता हूं कि रेगुलेटर ने कई बार ये बोला भी है कि देखिए ये सारी किस्म की रिस्क है. ये जो रिपोर्ट्स आती है कि F&O में कितना लॉस हुआ, ये भी शायद फ्रंट पेज पे ये रिस्क को बताती है. बट ये एक बड़ी अच्छी कहावत है कि वो जब इम्पेंडिंग बुल मार्केट चल रहा होता है तब शायद लोग उस बात को देखना नहीं चाहते. और आज के दिन भी शायद लोग एवरी डे चीजों को जज करना चाहते हैं, जो इक्विटी मार्केट में हो नहीं सकता. इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोडक्ट बाय डिजाइन इटसेल्फ. राइट. जैसे आपने कई बार बुल मार्केट टर्म को यूज किया, एंड यू आई क्लियरली सी दैट यू बिलीव दैट इट्स अ बुल मार्केट वी आर इन. तो थोड़ा मार्केट का भी चर्चा करते हैं, एंड देन आई विल कम बैक टू दिस ओवर फाइनेंशियलाइजेशन थीम अगेन. कि ये जो बुल मार्केट है, इसके अंदर में हम स्पीड ब्रेकर्स रेगुलरली देख रहे हैं. आई थिंक Mr. Trump has been one of the manufacturer of these speed breakers, which is disturbing all of us mentally. तो मान लेते हैं दो डायरेक्शन पे बात करते हैं सर. एक है कि आपका क्या व्यू है कि ये जो स्ट्रक्चरल बुल मार्केट है ये कहाँ तक जा सकता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर बट इन टर्म्स ऑफ कि कब तक चल सकता है. एंड द अदर थिंग, इफ यू बिलीव दैट द बुल मार्केट इज टुवर्ड्स द फैग एंड फॉर व्हाटएवर रीजन, हाउ डू यू डील विथ योर इक्विटी बुक? क्योंकि आप इतना पैसा मैनेज करते हैं लोगों का, तो आप टिपिकली क्या करते हैं? डू यू गो ऑन कैश,
या आप बिजनेस में इन्वेस्ट किए हुए हैं तो यू विल प्रेफर टू कंटिन्यू इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी। सो ये दोनों को डिस्कस करते हैं। एक, अभी आपको क्या लग रहा है हम किस फेज ऑफ बुल मार्केट में। सेकंड, अगर आपको लग रहा है कि वी आर इन दी कंक्लूसिव स्टेज ऑफ बुल मार्केट, देन व्हाट डू यू डू विथ योर पोर्टफोलियो। तो आपने ये बोला कि स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। सो शायद हमारा ब्रेन जब कोई चीज में इन्वेस्ट करता है तो वो हर छोटे सिग्नल पिक करने की कोशिश करता है। और अब हमारे लिए बड़ा ग्लोबलाइज वर्ल्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि हम वो सारी न्यूज को देखें। मेरे को अच्छी तरह से याद है, आज से 1 साल पहले मेरे फादर ने मेरे को फोन किया, बोला ये एवरग्रांदे क्या चीज है यार, वो बड़ा प्रॉब्लम हो गया उनको। मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है, तो आप क्यों सवेरे से वहां की भी टेंशन ले रहे हैं। तो उन्हें कोई चाइना जाना नहीं है, लेकिन उन्हें वो प्रॉब्लम जरूर उनके लिए घर पे आ गई वो सवेरे से शाम तक। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये शायद हमारा ओवर कंसर्न है। हम हर चीज के छोटे से डायरेक्शन के, मार्केट के डेली डायरेक्शन को जज करना चाहते हैं कि वो डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, किसने बोला, किसने क्या किया। मिस्टर ट्रम्प जो अमेरिका के लिए अच्छा है, आई एम श्योर वो करना चाहते हैं, और वो उनकी लिबर्टी है। हाँ, हमारे देश को हमारी रिस्पॉन्ड करने की लिबर्टी है। तो ऐसे के अंदर आई वुड नॉट बी टू कंसर्न अबाउट कि आज हम टैरिफ के बारे में टेंशन करें, कल हम फेड रेट की चिंता करें, फिर हम कुछ और की चिंता करें। These are the things which will happen, and there are a lot of things which is happening in Poland and maybe in Italy जो शायद हमें मैटर नहीं करती, तो हम उसका डिस्कशन नहीं करते। So I would be less concerned about these things. I would look at the bigger, broader picture कि broader picture के अंदर क्या हो रहा है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने मेरे को ये सजेस्ट किया कि बुल रन का क्या है। सो बुल रन को पहले डिफाइन करना पड़े। क्या इक्विटी मार्केट के रिटर्न को ही बुल रन कहते हैं, या इकोनॉमिक के रिटर्न्स को, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को बुल मार्केट कहते हैं। ओके। सो कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट प्रिसीड्स कि व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड, डाइवर्जेंस आ जाते हैं। ऑन ग्राउंड सिचुएशन मीडियोकर है और स्टॉक मार्केट उसको ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन बहुत अच्छी है और स्टॉक मार्केट उसको देख नहीं पा रहा है फॉर सम XYZ रीजन और सो। आज के सबसे बड़ा, लास्ट के 4 सालों का जो सबसे बड़ा थीम है, जिसका जो टॉपिक आपने भी डिस्कशन किया, फाइनेंशियलाइजेशन, वो सबसे बड़ा थीम रहा है इंडिया के अंदर। और उसी वजह से आपको आज SIP या आज जो डेली फ्लो ऑफ कैपिटल आ रहा है, और ये कैपिटल फ्लो है कि जब लास्ट ईयर जब सबसे बड़े प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल जो शुरू में हुआ करते थे FIIs, वो नेट सेलर थे, और हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बायर थे। तो दैट इज द बिगर थीम फाइनेंशियलाइजेशन का। फाइनेंशियलाइजेशन का थीम भी कहीं एक जगह जाके टेपर ऑफ होगा, और वो टेपरिंग ऑफ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखना कि वो टेपरिंग ऑफ होगा, उसका स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट होगा। मैं आपके रीडर, आपके व्यूअर्स को ये बोलना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट कोई लीनियर रिटर्न्स वाला गेम नहीं है कि जहां पे हर साल आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, या 2 साल की कंपाउंडिंग है तो भी मिलेगी, नहीं तो तीसरे साल भी होगी। मार्केट्स ने साइकिल्स देखी है। 2010 से 2000 लीमन क्राइसिस के बाद सितंबर 2009 से 2013 के बीच में मार्केट वाज फ्लैट, -1%, 2% for 3.5 years. Market was flat between 2001 after the IT crash to 2003 और 4 जब पूरा ग्लोबल बुल मार्केट शुरू हुआ। सो ऐसे पीरियड्स भी रहते हैं जहां पे मार्केट कुछ भी नहीं करता। ऐसे स्टॉक्स में भी पीरियड रहते हैं और एग्रीगेट लेवल पे मार्केट्स में भी रहते हैं। सो फॉर पीपल टू एक्सपेक्ट कि मार्केट हर वीक, हर मंथ या हर क्वार्टर रिटर्न प्रोड्यूस करेगा, वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। हमारे लिए चैलेंजेस क्या होते हैं कि अगर हमें ये नजर आता है कि एक सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है, सो कैन बी, आई एम अ बिलीवर कि कभी ना कभी किसी ना किसी सेक्टर के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है। द मनी फाइंड इज ओन वे। सो हमें पोर्टफोलियो एलोकेशंस चेंज करने पड़ते हैं। व्हाट इज नॉट डूइंग राइट, व्हाट इज नॉट डूइंग वेल, कहाँ पे हेडविंड आ रही है, कहाँ पे ग्लोबल विंड्स चेंज हो रही है, तो उसके बेसिस पे हमें पोर्टफोलियोज चेंज करने पड़ते हैं। एज अ वैलम कैपिटल हम लोग कैश नहीं क्रिएट करते, क्योंकि इन्वेस्टर ने हमें पैसा दिया है कि वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढना, सही गलत हमारा आउटकम्स कुछ भी हो, बट वो उसके लिए नहीं दिया। कैश तो इन्वेस्टर रख सकता है, बिकॉज वी हैव एडवाइजर जो इन्वेस्टर को एडवाइस कर रहा है। हम फिर हम उसके ऊपर एक और अपनी लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग लग रहे हैं। इन्वेस्टर की भी खुद की एक लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो हमारा ये मानना है कि हमारा काम है कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज में हम शिफ्ट कर सकें, नॉट की टू क्रिएट अ कैश और टू क्रिएट दिस। वो इन्वेस्टर अपने लेवल पे ऑलरेडी कर रहा है। ये एक प्रिमाइस है जिसके बेसिस पे हम लोग फंड मैनेज करते हैं। तो इसका मतलब आप कोई भी व्यू नहीं बनाते हैं निफ्टी का या मार्केट का कि मार्केट अभी ओवरबॉट हो गया, ओवरसोल्ड हो गया, या महंगा लग रहा है। क्योंकि महंगा लग रहा है तब तो आप ऑब्वियसली खुद भी चाहेंगे ना, या तो कैश करेंगे या इन्वेस्टर को पैसा वापस करेंगे कि भाई हमको अभी कंफर्ट नहीं है, आप पैसा वापस ले लीजिए। ऐसा कुछ भी आप कॉल नहीं लेते हैं? नहीं, बिल्कुल कॉल लेते हैं। इंट्यूटिवली हर चीज में कॉल है। अच्छा। लेकिन आप देखेंगे तो मार्केट कभी महंगा नहीं होता है। BSE का सेंसेक्स का कंपाउंडिंग है 13.5%, कभी नंबर चेंज होता है ऊपर ना।
आप देखेंगे मार्केट महंगा नहीं होता, सेक्टर्स महंगे होते हैं, थीम्स महंगे होते हैं। ओके। तो अगर आप जाके पिछली हिस्ट्री देखें 20 ईयर्स की, तो अगर आप 2008 के अंदर आप अगर पावर स्टॉक्स में थे, आप टेलीकम्युनिकेशन स्टॉक में थे, वो पोर्शन ऑफ द मार्केट बहुत महंगा हो गया था, आपको उसमें से हटना था। आप 2014 में आइए, 14 एंड 14 एंड हाफ और 15 के बीच में सबसे महंगी उस वक्त चीज थी आपको खरीदने के लिए फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स। उसके बाद आप आएंगे तो आपको नजर आएगा 2021 में 20 के अंदर, बिफोर दी 19 के अंदर, बिफोर आईएलएफएस क्राइसिस, उसी वक्त के अंदर एनबीएफसी स्टॉक सबसे महंगे थे एंड दे गेव देयर वे टू समथिंग एल्स, और ऑटो सबसे चीप था उस वक्त के अंदर। और आप 2021 में आएंगे तो केमिकल स्टॉक्स बड़े महंगे हो गए थे, मिड कैप आईटी बड़े महंगे हो गए थे। मार्केट का एक पोर्शन बड़ा महंगा हो जाता है। किसी वक्त एचयूएल बड़ा महंगा हो गया था और फिर 4 साल, किसी वक्त एचडीएफसी बैंक महंगा हो गया था और फिर उसके रिटर्न्स नहीं आए। सो मार्केट के पोर्शंस महंगे होते हैं, मार्केट के पोर्शंस रिलेटिवली अंडर वैल्यूड हो जाते हैं। मार्केट अगर महंगा होगा तो मार्केट उस दिन महंगा होगा जिस दिन आपको लगेगा कि इंडिया की जीडीपी और ग्रोथ रेट जो है वो लीस्ट क्वार्टर के अंदर चली गई है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अच्छा। आज रिलेटिवली ये हो सकता है कि इंडिया में हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो कम हो गई है, तो हमारा पोर्टफोलियो को चेंज होना पड़ेगा। हमारी अगर एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा थी मार्केट के एक सेगमेंट से, और पूरे मार्केट से भी हो सकता है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बट अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर आपको नीचे अगर आप ड्रिल डाउन करेंगे तो कंपोनेंट्स निकल के आएंगे, वो कंपोनेंट्स बड़े महंगे हो जाते हैं और उस कंपोनेंट्स से आपको निकल के किसी और कंपोनेंट्स में जाना पड़ता है। तो अदरवाइज इफ यू सो आई एम अ बिलीवर कि आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है और वो आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटीज, अगर आप उसको उस लेंस से देखेंगे, नॉट कि आप मार्केट को छोड़ दें और वापस मार्केट के अंदर आए। अगर ऐसा होता तो मैं आपको बोल सकता हूं कि आप जितने भी आप व्यूअर्स को जानते हो उन्हें पूछिए कि कई लोग बड़े समझदार होंगे जिन्होंने कोविड से पहले जनवरी या फरवरी में अपना पोर्टफोलियो बेचा होगा, बट वो 2000 वापस उसी 2020 अप्रैल या मई में वापस उसी स्पीड से डिप्लॉय नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि उन्हें बड़ा लगा। और अगर वो नहीं कर पाए तो अगले 4 महीने के अंदर वापस वो मार्केट से बाहर ही निकल पाए, बाहर ही निकल गए। सो इक्विटी एक डिफॉल्ट एलोकेशन होगा हमारे इन्वेस्टर्स के लिए फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वो एक्टिवली मैनेज वो खुद भी कर सकते हैं कि उन्हें लगे कि यार ये महंगा हो गया, ये सस्ता हो गया, बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द बिजनेसेस, दैट्स व्हाट दे हैव टू डू। तो ये थीम्स बड़े महंगे और सस्ते हो जाते हैं। चलिए, आप अगेन वैल्यूएशन की आप बात कर रहे हैं तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं चाहता हूँ थोड़ा आपसे इसका एक मास्टर क्लास लूँ अभी। हाउ डू यू फाइनली डिफाइन कि ये महंगा है या सस्ता है? जो कॉमनली यूज पैरामीटर्स है पी वगैरह, आई थिंक उसका रेलिवेंस थोड़ा सा मेरे को कम होते हुए नजर आ रहा है, बट आपका क्या फ्रेमवर्क है महंगा सस्ता को डिफाइन करने में? मैं आपको ब्रॉड फ्रेमवर्क बोल सकता हूँ, हर सेक्टर पे, हर कॉन्टेक्स्ट में फ्रेमवर्क्स, जो ब्रॉडर फ्रेमवर्क्स होते हैं वो उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो सकती है। तो पी तो सबसे हैंडी यूज होता है बट सबसे डिस्टॉर्टेड है। एक आप कंज्यूमर कंपनी के जिसको 2% रॉयल्टी के अंदर सारी फ्रेंचाइजी और ब्रांड मिल रही है और वो सारी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को एक्सपेंस कर देता है, उसके पी को आप किसी दूसरी कंपनी के पी से कंपेयर करेंगे तो वो राइट तरीका नहीं है। तो उसके अंदर कई सारे अलग भी तरीके हैं। डीसीएफ साइकिल्स को कैप्चर नहीं कर पाता, कोई लीनियरिटी है नहीं, लाइफ में भी नहीं है और बिजनेसेस में भी नहीं है। सो कई अलग तरीके होते हैं। मेरे लिए ईवी बाई एबिटा मल्टीपल जो रहा है वो रीजनेबली ओके रहा है, जहां पे मेरे को लगता है कि वो ब्रॉडर टर्म्स में वो सही दिखाता है। महंगा और सस्ता इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ द अर्निंग साइकिल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो कंपोनेंट है कि वो अर्निंग साइकिल कितनी आगे तक चलती रहेगी और वो कहां से डेसेलरेट हो रही है और कहां पे एक्सेलरेट हो रही है। उसके साथ अगर आप कॉम्बिनेशन कर देते हैं कि वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे चल रहा है ईवी बाय एबिटा मल्टीपल उसके लॉन्ग टर्म एवरेज से, या 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, या हो सकता है कई बार कि वो एक डिफॉल्ट साइकिल ही नहीं हो गई है पूरी बिजनेसेस की, तो वो आप पीछे कुछ भी देखेंगे तो वो वर्थ नहीं रहेगा उसके अंदर। तो इसीलिए अर्निंग साइकिल कॉम्बिनेशन विद द ईवी बाय एबिटा मल्टीपल, और वो साइकिल में कहां चल रहा है और वो कितने टाइम तक लॉन्जिटिविटी ऑफ द अर्निंग रहेगी, ये दोनों कॉम्बिनेशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपको एक वैल्यूएशन पे जजमेंट लेना। कई बार क्या होता है कि आप अगर एसेट बेस्ड बिजनेसेस देख रहे हैं तो मैंने मोटा मोटा देखा है कि प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप एसेट बेस्ड बिजनेसेस की देखें तो उसके अंदर गलत जाने का तरीका कम रहता है, क्योंकि वो अगर बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड हो रहे हैं एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम और वो बड़ी अच्छी कंपनी है और उनके बुक्स में कोई इश्यूज नहीं है, तो वन टाइम आप अगर अपना एंगेजमेंट उस कंपनी के साथ ऐसा देख रहे हैं कि वन टाइम प्राइस टू बुक के अंदर आप उस कंपनी के पार्टनर बन रहे हैं, आप उस प्रमोटर के पार्टनर बन रहे हैं। लेट्स अज्यूम आपको अगर टाटा सन्स के अंदर स्टेक मिल रही है वन टाइम प्राइस टू बुक के अंदर, तो वो अपने आप में एक ट्रिगर करेगा साइकिल कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है कि इट इज सच अ चीप
way to look at a partnership with such a high quality group, industrial group. So ऐसा based on your assessment, आप हमेशा ये assessment ले सकते हैं. So अलग-अलग वक्त के वक्त अलग-अलग कंपनीज में, अलग-अलग सेक्टर में, अलग-अलग पैरामीटर्स में EV by EBITDA multiple is superior than the P multiples as a construct to value. बट उसके लिए आपको सुपर इम्पोज करना पड़ेगा अर्निंग साइकिल. बहुत हाइपर अर्निंग साइकिल में तो P मल्टीपल हमेशा डिसीव करेगा आपको लगेगा महंगा, बट हो सस्ता है. वो साइकिल की लॉन्जेटिविटी बड़ी लंबी है, या हो सकता है किसी जमीन से बेचा गया एक बार का पैसा है और उसको आप वैल्यू कर रहे हैं उसके ऊपर. सो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर टू फाइनली फिगर आउट. तो एक हैंडी नहीं है ये कि आप एक से एक दूसरी चीज को इतनी आसानी से कंपेयर करें. इंटरेस्टिंग सर. एक कोई केस स्टडी मतलब आप जिसमें कंफर्टेबल हो, कुछ अगर बता सकें जिसमें आपने कुछ सालों के अंदर में काम करके एक अच्छा राइड पढ़े अपने, और ये साइकिल आपने पूरा राइड किया, अगर कुछ भी बता पाए तो. मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट नाम मत लीजिएगा. मैं आपको बताता हूँ एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कंपनी है. लोग उसके प्रोडक्ट बड़े यूज करते हैं, और वो है ऑटो सेक्टर के अंदर, और टेम्पो ट्रेवलर्स जैसी कंपनी है. मैं देख रहा था कि अचानक उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं और कंपनी काफी स्लॉपी रही है कई टाइम तक, और अब मैं चेंजेस देख रहा हूँ उसके अंदर. सो अगर आप देखें तो उसकी हिस्ट्री देखें तो आपको शायद थोड़ा सा डिग करने के बाद नजर आ जाए कि अरे यार ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है. मैं एक दूसरी कंपनी की बात करता हूँ. मैंने आपको एक प्राइस टू बुक वैल्यू का एक अभी उदाहरण दिया. कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और कंस्ट्रक्शन कंपनी, और इतने सालों की अगर उसकी हिस्ट्री देखूं मैं, तो मेरे को नजर आता है कि इस लेवल के ऊपर तो बड़ी वो चीप नजर आ रही है, लेकिन आज उसके अंदर ग्रोथ के शूट्स नहीं है. कल के अगर ग्रोथ के शूट्स आए और आपको नजर आए तो हो सकता है कि उसकी री रेटिंग बड़ी अच्छी हो जाए, लेकिन आज जो वैल्यू है वो बड़ी डिमिनिशिंग वैल्यू पे मिल रही है. तो ऐसे कई वक्त के अंदर आपको कहीं ना कहीं कोई पिन पॉइंट नजर आएगा जब आप इतने सालों तक किसी चीज को देखें कि भाई इस कंपनी के अंदर क्या ये चीज रियली वर्थ हो सकती है या नहीं वर्थ हो सकती है. ठीक है. सपोज आपने कोई एक कंपनी आइडेंटिफाई कर ली, अब क्या आप उस सेक्टर का एक कंफर्मेशन भी देखते हैं कि चलो अगर, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक ही कंपनी उस सेक्टर में अच्छा कर रही है, उसका अर्निंग साइकिल चेंज हुआ है. जनरली तो पूरा सेक्टर या इंडस्ट्री को वो अर्निंग साइकिल ग्रोथ का बेनिफिट मिलता है, राइट? दो तरीके होते हैं स्टॉक रिसर्च करने के, टॉप डाउन और या बॉटम अप. राइट. सो टॉप डाउन से आप अगर सेक्टर को देख रहे हैं, आपको लग रहा है पूरा सेक्टर अच्छा करने वाला है, तो आप उस सेक्टर में देखेंगे कि कौन सी कंपनी रिलेटिवली अच्छी करने वाली है. राइट राइट. कई बार ऐसा भी हो जाता है. अनदर वे इज द बॉटम अप. उसमें तरीका ये होता है कि बाकी सब कंपनियां नहीं ठीक कर रही, या दो ही कंपनियां ठीक कर रही है, उसमें से एक कंपनी है उसको आप निकाल सकते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्ट ऐसा चेंज हुआ हो, उसके अंदर मैनेजमेंट चेंज हुआ, वो मैनेजमेंट वो सही काम कर रहा है, स्ट्रैटेजी वो सही लगा पा रहा है, जिस वजह से उस सेक्टर अगर मीडिया ग्रो कर रहा है तो भी वो कंपनी बेटर कर रही है और मार्केट शेयर गेन कर रही है. सो ऐसे कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. इट कैन बी इधर टॉप डाउन और इट कैन बी बॉटम अप, और दोनों में तरीके से आपको आइडियाज निकल सकते हैं. कोई एक तरीका नहीं है कि आपको एक ही तरीका है आइडिया निकालने का. आपको कोई कंपनीज के स्क्रीन रन करके ये भी देख सकते हैं कि यार ये 4 कंपनियां बड़े अच्छा कर रही है, और इन चारों कंपनियों में अच्छा करने का क्या रीजन रहा, और आप नीचे से जाकर आप उस सेक्टर को ऊपर टॉप डाउन से देख सकते हैं. तो दोनों तरीके हैं रिसर्च करने के लिए. ओके. चलिए सर, मैं थोड़ा सा वापस मार्केट की तरफ आ जाते हैं. कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग हो गई, अब मार्केट की तरफ आते हैं कि अभी मार्केट के अंदर में आपको क्या लगता है, क्या ड्राइव कर रहा है? फंडामेंटल ड्राइव कर रहा है कि लिक्विडिटी ज्यादा ड्राइव कर रही है? अगर मार्केट के 3 लेग्स हैं, उसमें 2 लेग्स तो लिक्विडिटी गई हैं. जो लिक्विडिटी एज डेली लिक्विडिटी जो बाजार में आ रही है, विच इज रीसेट द पी मल्टीपल्स और द ईवी बाय EBITDA मल्टीपल्स और द वैल्यू ऑफ द बिजनेसेस सिग्निफिकेंटली. और एक चीज है जो फंडामेंटल रहेगी. बट अगर मेरे को आप 2 पूछे तो आज तो ज्यादा प्रभाव लिक्विडिटी का रहा है वर्सेस दी फंडामेंटल. और लिक्विडिटी में ऑब्वियसली फाइनेंशियलाइजेशन इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू दैट लिक्विडिटी. तो गवर्नमेंट का जो एक इम्पेटस रहा है, फोर्स रहा है इस चीज को लेके, जैसे म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन है, वहां से जो जर्नी चालू हुई थी, और उसके बाद गवर्नमेंट कांस्टेंट बेसिस पे टैक्स एडवांटेज एक दे के रखा है, वो भी फैक्टर तो है ही सर, कि फाइनली जब आदमी रिटर्न कैलकुलेट करता है तो देखता है यार इस इंस्ट्रूमेंट में मेरा टैक्स एडजस्टेड रिटर्न बेटर है, तो क्यों ना मैं इसी के अंदर में पैसा डालता जाऊं. तो एक कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट है विच इज गेटिंग द बेनिफिट बिकॉज गवर्नमेंट वांट दैट बेनिफिट टू बी कंटिन्यूड इन दैट एसेट. विवेक जी, एक करेक्शन करना चाहूंगा मैं आपके ऑब्जर्वेशन में. जी. म्यूचुअल फंड में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है. वो एज ए इंडस्ट्री एसोसिएशन ने कोई कैंपेन रन किया है. That is not the initiative of government of India या supported by government of India. Government of India आपको और मेरे को
बराबर तरीका देती है इंस्ट्रूमेंट लेने का, चॉइस करने का, और आप भी वही टैक्स परसेंटेज देंगे जो मैं टैक्स परसेंटेज दूंगा। Right. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। शायद अनफॉर्चुनेटली लोगों के माइंड में अगर ये भ्रांति फैल गई है कि म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया या एमफी इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक, आंसर इज नो, उसमें कोई नहीं है। सो कहीं भी उन्हें कहीं ये अगर ये गलती है और ये गलत फहमी है तो उसे दूर करना चाहिए कि ये गवर्नमेंट कोई म्यूचुअल फंड में इम्प्लाइड गवर्नमेंट गारंटीज नहीं है, जो सिर्फ एक बार यूटीआई में होती थी कई सालों पहले। बट अगर आप मेरे को पूछें, आज कोई भी ऐसी इम्प्लाइड गारंटी नहीं है। तो आज आम इन्वेस्टर को ये पैसा लगाने से पहले सोचना चाहिए कि है ना, मैं एक बाजार का जोखिम जरूर ले रहा हूं और इसमें कोई गवर्नमेंट आपको बेल आउट नहीं करेगी। इसके अंदर मार्केट कैन बी अप एंड डाउन, गवर्नमेंट का कोई इसमें रोल नहीं है। आप अपना पैसा अपने फायदे से कमाने जा रहे हैं। सो आपने दूसरा क्वेश्चन किया कि टैक्सेशन। सो आज अगर आप मैं देखूं तो मोर और लेस इस लास्ट का वाला जो बजट था, उसने जो बड़ी बड़ी एसेट्स है उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ दी वे में टैक्सेशन में पैरिटी लेके आ गए वो लोग। चाहे अगर आप रियल एस्टेट कर रहे हैं, आप अनलिस्टेड इक्विटी कर रहे हैं, आप इक्विटी कर रहे हैं, खाली शायद इंटरेस्ट जो एफडी है विच इज टैक्स एट अ डिफरेंशियल लेवल। तो वहां पे जरूर हमारे पास स्कोप है कि अगर उसको हम चेंज कर सकें, बट गवर्नमेंट थॉट इट अदरवाइज कि ये तरीका वैसा ही रहना चाहिए। और ये आप तरीका, मैं आपसे सहमत हूं कि शायद गवर्नमेंट ने एक नज दिया है कि गवर्नमेंट इज लुकिंग at the financialization of the product which is inclusive of the equity market। बट मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, शायद लोगों को आइडिया है कि नहीं है, बट कुछ सालों पहले गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि आप इक्विटी का कैपिटल गेन के सामने अपनी सेकंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। तो मैं तो ये आर्ग्यू करूंगा कि शायद रियल एस्टेट को बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है इस पूरे प्रोसेस से, नॉट इक्विटी मार्केट। So it all depends upon which side of the discussion you are sitting in the process. But yes, इतने सालों का phase 1, phase 2 के अंदर जो गवर्नमेंट ने लोगों के को जीरो कैपिटल गेन टैक्सेशन के सामने इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करने का जो मौका दिया, वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट था। आज तो हम अगर आप देखें तो इफेक्टिवली 12.5% के ऊपर ही टैक्सेशन दे रहे हैं, और वो भी सिर्फ गेन्स के ऊपर, लॉसेस के अंदर तो कुछ हम लोग कर नहीं रहे। और सामने हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी काफी अच्छा खासा दे रहे हैं। और उसके अलावा शायद मेरे को जहां तक नंबर याद है, 55,000 करोड़ रुपए का तो हमने इक्विटी मार्केट ने एसटीटी भी भरा है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी। तो एक काफी अच्छा खासा टैक्स हो चुका है इक्विटी फ्रॉम अ रिस्क कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू। अदरवाइज अगर ये शायद नहीं होता फॉर्मेटिव ईयर्स में, तो इंडिया के अंदर रिस्क कैपिटल आता ही नहीं, क्योंकि हम लोग, जैसे आपने बोला कि कई सालों तक सेवर नेशन रहे हैं, तो हर चीज को कंजर्व करने की आदत है। तो रिस्क कैपिटल बनाने के लिए हमें बहुत वेल्दी होना पड़ता है कि हम वो उस किस्म की रिस्क ले सकें। तो एक प्रीमाइस तो सेट हुआ ही है कि अगर आप रिस्क लेते हैं तो एक नेशन का वेल्थ भी क्रिएट हो सकता है। वरना शायद हम 5 साल बाद वापस डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो एक कोहिनूर नहीं, 2 नहीं, और कई हजारों कोहिनूर वापस बाहर चले गए। कम से कम इस बार कुछ कोहिनूर तो वापस आ गए हिंदुस्तान के लिए। सही है, सही है, वेरी गुड। थोड़ा सा वापस टेंजेंट चेंज करता हूँ मैं, अभी इंडिया और चाइना की तरफ थोड़ा रुख करता हूँ आपका, कि मिस्टर ट्रम्प ने कुछ कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दिए, और उनका जो अप्रोच रहा है वो एंटी चाइना तो था ही, बट 1-2 दिन से फीलिंग आ गई कि ये तो एंटी इंडिया मोड पे चले गए हैं। तो ये इंडिया और चाइना, हिंदी चीनी भाई भाई, ये क्या रियलिटी दिख रहा है आपको क्या? आपने बात बोली है, और अगर शायद आपके मन में है कि हिंदी चीनी भाई भाई, और वो शायद जब भी ये टर्म कॉइन रहा होगा कुछ रेलिवेंस से रहा होगा, और आई होप कि काफी, मैं इस बात का बिलीवर हूं कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो रहा है। और वो आपका जो क्वेश्चन है कि एक मेरे मन में क्वेश्चन था कि ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन तो शायद इंडिया के लिए सबसे फेवरेबल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए था। मैं भी आपकी तरह ही न्यूज़पेपर का ऑब्जर्वर हूँ, टेलीविजन का ऑब्जर्वर हूँ, और जब मैंने देखा कि मिस्टर मोदी ने 2019 में सबसे बड़ा शो किया था मिस्टर ट्रम्प के साथ, तो बड़ा एक गैम्बल था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किसी यूएस के इनकम्बेंट आने वाले इलेक्शन में किसी कैंडिडेट को इतना बड़ा सपोर्ट किया हो। सो ये मेरे माइंड में हमेशा रहता था कि शायद 2020 से जब से ट्रम्प आए हैं, और तब से शायद मेरे को लगा कि एक बहुत बड़ा सीसॉ चेंज होगा 24 से, और वो हुआ नहीं। सो दिस इज अ बिट शॉकर टू बी कि ये हुआ कैसे नहीं, कि ये तो होना चाहिए था। हमने बड़ी मेहनत की है उस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सब चीजें चेंज करने के लिए। बट अब जो बड़ा शिफ्ट है और जो बड़ी सैंड शिफ्ट हुई है, जो शायद लोग, आम व्यूअर ये देख नहीं पा रहा है, और जो आपने एक टच किया हिंदी चीनी भाई भाई,
एक फोटो छपी थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, विवेक जी, आज से 8-9 महीने पहले, सितंबर के अंदर। वहां पे मैंने मिस्टर अजीत डोवल की फोटो देखी अलोंग विद मिस्टर पुतिन, और मेरे को थोड़ा सा अटपटा लगा, क्योंकि दो नेशन के एक इक्वल लेवल के लोग मिलते हैं आपस में, प्राइम मिनिस्टर मीटिंग अनदर प्राइम मिनिस्टर, सो मिस्टर अजीत डोवल मीटिंग एंड मिस्टर पुतिन शोइंग दैट फोटो इन टाइम्स ऑफ इंडिया। सो मेरे मन में 2-4 दिनों तक ये सवाल रहा कि ये बात कुछ जमी नहीं, और उसके नीचे लिखा था कि दे बोथ टॉक अबाउट द पीस इन यूक्रेन एंड अदर इश्यूज। तो मेरे को भी लगा कि मिस्टर पुतिन को शायद अजीत डोवल से पीस डिस्कशन करनी थी, तो शायद ये वॉर इतने दिन रहता नहीं। सही बात बट वो थॉट मेरे मन में रहा, और फिर मैंने उसके बाद मिस्टर मोदी को मिस्टर पुतिन के साथ मिलते हुए फोटो देखा। उसके बाद मैंने देखा कि चाइना के मिस्टर जी के साथ ऑन साइडलाइंस ऑफ G20 मिस्टर मोदी मिले, और ये सितंबर का है। जब मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखा, तब मेरे को लगा कि शायद कुछ ऐसा हुआ है जो पीस ब्रोकर हुई है बिटवीन इंडिया एंड चाइना in a context of what role Mr. Putin has played. और उसके बाद जब मैं जितने डेवलपमेंट्स देखता हूँ लास्ट के 5 महीने में बिटवीन इंडिया एंड चाइना, मेरे को एक पॉजिटिविटी नजर आती है। कहीं पे किसी कंपनी का लाइसेंस जो चाइना की चाइनीज ब्रांड की वजह से रुका हुआ था, वो छूट गया है। उसके बाद मैंने देखा है कि हमारा डोकलाम इश्यूज रिजोल्वेशन की बात है। लास्ट के 1 वीक पहले मैंने जयशंकर को देखा है, वो चाइना गए, मिस्टर राजनाथ सिंह चाइना गए। सो बहुत कुछ हो रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। और मैंने गवर्नमेंट के जब स्टेटमेंट देखे कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट इज वेलकम, अगर वो 25% के नीचे आता है तो ऑटोमेटिक अप्रूवल दे देते हैं, वरना 49 के नीचे दे देते हैं। सो मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा वापस एक नया एक्सेस बन रहा है फेवरेबल टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, विच इज प्लेड अ रोल प्लेड बाय रशिया, चाइना एंड इंडिया। इसका जो बेनिफिट है, ये बेनिफिट अगले 5 साल में आपको बड़ा नजर आएगा। वो बेनिफिट ये नजर आता है कि रशिया के पास चीप एनर्जी है, और वो 2 जनों को दे सकता है, विच इज इंडिया एंड चाइना, और वो दे भी रहा है। आज के दिन में वो दे रहा है। इंडिया का 40% ऑफ द ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज फ्रॉम रशिया। और चाइना के पास इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है, और बहुत अच्छी हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, बेस्ट इन द वर्ल्ड। और इंडिया के पास जो चीज नहीं था वो था इकोसिस्टम, ताकि वो ये सारी चीजें इंपोर्ट करके और ग्लोबल मार्केट्स के साथ अपना इंटीग्रेशन बढ़ा सके, विच वॉज नॉट द केस, बिकॉज वियतनाम डेवलप हो गया, कई सारी और जगह डेवलप हो गई, जिसको चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी दी और अपने साथ अपने फोल्ड के अंदर, मार्केट्स के अंदर फोल्ड में रखा। सो ये जो नया कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये आपको पार्टली आंसर करता है कि शायद ट्रम्प खफा क्यों है। और ट्रम्प ने पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, आप लोग डिफेंस के भी इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, आप लोग ऑयल खरीद रहे हैं। तो शायद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज को देख रहा है कि भाई ये कोई शिफ्टिंग सैंड है, कोई जियोपॉलिटिकल सिस्टम है। और ये 3 कंट्रीज को अगर आप मिलाएं तो हम बात कर रहे हैं 300 करोड़ लोगों की, मे बी 30-35% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी की। आप अगर एक्सपोर्ट्स के नंबर, इंपोर्ट के नंबर, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप तीनों का ट्रेड आपस में देखें तो अपना आप में एक वो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, जिसको डॉलर में होने की जरूरत नहीं है। वो ट्रेड विदाउट डॉलर भी हो सकता है, वो चाइनीज यूएन में हो सकता है, इंडियन करेंसी में हो सकता है। सो बड़ा एक नेटिंग सिस्टम ये हो जाएगा अगले 2-3 सालों में, जो आई एम श्योर कि वो रास्ता आ रहा है। और उसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया रहेगा। अच्छा। मैं नहीं मानता कि कोई और रहेगा, वो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया रहेगा, क्योंकि हम लोग ग्लोबली इंटीग्रेट होंगे। और आज कोई भी एफटीए जो हम करेंगे, उसमें चाहे चाइनीज कंपनी किसी इंडियन कंपनी का 51% इक्विटी शेयर है, हम लोग 49, चाइनीज 49 है। और अगर वो बड़ा मार्केट खुल जाता है तो वो शायद हो सकता है कि वो इंडिया से मार्केट खुल जाए, वो इंडियन कंपनीज को बेनिफिट हो जाए इसके अंदर। और टेक्नोलॉजी एक्सेस भी बहुत बड़ी चीज होती है ग्लोबल मार्केट्स के अंदर। तो ऐसा ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, विच इज गुड फॉर इंडिया, वेरी गुड फॉर इंडिया। इसका बेनिफिट मार्केट को अगले 4 साल में नजर आ सकता है। आज के दिन में बाजार विल गोज ऑन ओन ट्यून एंड ड्रम्स। उसके लिए अर्निंग्स में जब एक्सेलरेशन आएगा उन कंपनीज को बेनिफिट होगा। इस पूरी प्रोसेस में कुछ विनर्स होंगे, कुछ लूजर्स भी होंगे। हाइपोथेटिकली अगर चाइनीज कंपनीज को आके अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको और मेरे लिए टेंशन होगा कि जो हमारी इंडियन कंपनीज है, जो इंडियन ऑटो मेकर है, क्या उनके प्रोडक्ट्स उन कंपनी से सुपीरियर है क्या? वो विच इज क्वेश्चनेबल। अगर आप BYD को देखें तो उन्होंने जाके जर्मनी में जो जर्मन ऑटो मेकर्स की हालत की है, वो बड़े मुश्किल में डाल दिया उन लोगों को। तो ये अपना आप एक बड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हो जाएगा, जो एवरीवन हु इज लुकिंग इन द मार्केट, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि वो
सैंड कहाँ पे शिफ्ट हो रही है और उनको पोर्टफोलियो एलोकेशंस कैसे चेंज करने पड़ेंगे। तो सर इस थीम पे, इंडी चीनी भाई भाई वाली थीम पे, अगर मुझे 4-5 सेक्टर्स आइडेंटिफाई करना हो कि दिस कुड बेनिफिट दीज सेक्टर्स, तो इफ यू कैन, आई मीन आई नो मैंने अब्रप्टली आपसे पूछ लिया, तो अगर आप बता देंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई खास बात नहीं है। नहीं, आपका बात बिल्कुल सही, बट आज थोड़ा प्री मैच्योर है ये बोलना। ओके मैं एवरी डे न्यूज़पेपर देखूंगा कि कहाँ पे, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको एवरीडे न्यूज़पेपर देखना है कि किस कंपनीज का, चाइनीज कंपनीज का जॉइंट वेंचर हो रहा है। ओके अभी तक वो हुआ नहीं है कि मैं आपको ये बोल दूं कि ये सेक्टर आज बेनिफिशियरी हो गया है और आज बेनिफिशियरी ये विनर है या ये लूजर है। गवर्नमेंट अगर, हाँ, सो मैं वरिड होऊंगा जिस दिन मैं ये देखूंगा कि बीवाईडी इंडिया में सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डाल रहा है, क्योंकि तब वो यहाँ पे 10 लाख गाड़ी बेच सकता है, 2 लाख गाड़ी बेच सकता है। मारुति 2.5 मिलियन कार्स बनाती है टोटल, उनके सारे एक्सपेंशन को मिलाकर। बीवाईडी बोले कि मैं भी 0.5 मिलियन गाड़ी बनाने को तैयार हूं, तो वो इंडस्ट्रीज में डिफ्लेशन ले आते हैं। तो मैं इस चीज को बड़ा क्लोजली वॉच करूंगा। मैं देखूंगा कौन सी कंपनीज, इंडियन कंपनीज चाइनीज कंपनीज के साथ जेवी कर रही हैं और उन चाइनीज कंपनी की स्टैंडिंग कितनी तगड़ी है। और अगर वो तगड़ी है तो आई विल बी वरिड कि उसके कॉम्पिटिटर्स वो नहीं कर पा रहे, तो कुछ विनर्स होंगे उसके अंदर, कुछ सेक्टर्स में कुछ लूजर हो जाएंगे। तो ये आपको अगले 1 साल 6-8 महीने तक देखना पड़ेगा, अज्यूमिंग कि ये आइडियोलॉजी आगे चलेगी। आप और मैं हिंदी और चीनी भाई भाई बोलने से दो नेशंस इतनी जल्दी आ नहीं पाएंगे। बड़ी हॉस्टिलिटी रही है पुरानी, और कितनी जल्दी वो ब्रिज हो सकती है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट मैं ये मानता हूं कि इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज और इकोनॉमिक कंसिडरेशंस बहुत ज्यादा वे करते हैं किसी चीज के अंदर, और बहुत जल्दी टेबल टर्न्स भी हो जाती है, और कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगी और टेबल टर्न्स भी हो जाएगी। सो मैं इन चीजों को बहुत क्लोजली देखूंगा और देन मैं ये डिसाइड करूंगा कि ये एक सेट ऑफ कंपनीज विनर एमर्ज हो रही है और ये सेट ऑफ कंपनीज लूजर्स हो रही है। Fair enough, that's a good suggestion. So last question again, because ये hot topic है अभी, तो मेरा पूछना बनता है कि ये ट्रम्प साहब के जो टैरिफ के जो भी रेट्स आए हैं या इंटेंट उनका दिख रहा है, तो ओवरऑल मार्केट के अंदर में आपका फील क्या आ रहा है अभी? बड़ा मुश्किल है। आपने तो, मैं सोचा था कि एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि वो न्यूज़पेपर पढ़ें और अगले दिन क्या चेंज हो सकता है, और ईमेल में वापस जब तक खोलूं तब तक ध्यान पड़ा कि वो टैरिफ नीचे चला गया है। और ये तो बड़ा एक सैड सिचुएशन है। यूएस का प्रेसिडेंट यूएस का नहीं होता है, पूरी दुनिया का प्रेसिडेंट होता है। ये इतने सालों का एक नॉर्म रहा है कि उसका स्टेचर बहुत अलग होता है। और आप जो आज के दिन में हम लोग जो चीज देख रहे हैं उसको कोप अप करना बड़ा मुश्किल है कि टैरिफ्स, नो टैरिफ्स, ये सारा वर्ल्ड 20 सालों 25 सालों से ग्लोबलाइजेशन के सिस्टम पे वेल ऑयल्ड हुआ है, और इसलिए प्रोडक्शन, सप्लाई चेन और रिटर्न ऑन इक्विटीज बड़े अच्छे रहे हैं कंपनीज के, क्योंकि सबने अपना ऑप्टिमाइजेशन किया कि ये काम आप अच्छा कर सकते हैं, ये काम मैं अच्छा कर सकता हूं। तो फार्मास्यूटिकल्स अगर हम बना सकते हैं बढ़िया, तो कोई दुनिया में कहीं और इंडस्ट्रीज कम बनी और इंडिया को ज्यादा वेटेजेस मिला। आज अचानक किसी को ये बोलना कि मैं टैरिफ करके उस फार्मा इंडस्ट्रीज को टैरिफ लगा दूंगा, वो टैरिफ उस पर नहीं लगा रहे हैं, ये सारे टैरिफ उनके खुद के कंज्यूमर्स पे लग रहे हैं। अगर आप टैरिफ को ढंग से सोचें तो ये टैरिफ तो एक अमेरिकन कंज्यूमर पे लग रहा है, ये हमारे इंडियन कंज्यूमर पे नहीं लग रहा है। सो इसको आई एम श्योर कि एज ही रिफ्लेक्ट्स एंड एज ही वुड गो बैक, ये जब एक नेगोशिएशन टैक्टिक्स के साथ सॉल्व हो जाएगा। मैं इसमें कोई बड़ा स्ट्रक्चरल चीज रीड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, अनलेस अनटिल कुछ ऐसा डेटा पॉइंट आए जहां मैं मेरा व्यू चेंज करूं। बट जो सिचुएशन है जहां पे आई थिंक सम पॉइंट ऑफ टाइम पीपल विल फॉरगेट कि वो 25 था कि 12 था कि 15 था, या वो फाइनली था क्या। जापान में भी चेंज हुआ, ईयू में चेंज हुआ, बट ये शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स नेगोशिएशंस हैं जो नेगोशिएशंस के लिए यूज होते हैं, बट ये मीडिया में और आउटराइट कभी होते नहीं है, ये क्लोज डोर मीटिंग्स के अंदर होते हैं। आई एम श्योर दिस टाइम इट इज फार ओवर रीच्ड। सो मेरा कोई इसके अंदर कोई बड़ा व्यू नहीं बनता है। जबरदस्ती व्यू देने से कि इसमें ये हो जाएगा और ध्यान पड़े कि आधे घंटे बाद मैंने व्यू चेंज कर लिया क्योंकि आज न्यूज आइटम चेंज हो गया या न्यूज का कलर चेंज हो गया, एंड विच इज द केस। और बड़ा शॉर्ट साइटेडनेस भी हो जाता है कि हम उस चीजों को बहुत डीपली समझें कि किसको कितना लगेगा, क्योंकि प्रोडक्शन चेंज है। मैं लाता हूँ माल थाईलैंड से, उसी माल को मैं बेच देता हूँ यूएस में, तो फाइनली कोई इंडियन कंज्यूमर बोलती है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो हमारा यूएस का कॉम्पिटिटर है वो भी थाईलैंड से लेता है, तो उसके ऊपर भी उतना लग जाएगा। हमारा तो वैल्यू एडिशन के ऊपर ही लगा है टैक्स। 2% तो अगर क्लाइंट देना पड़ेगा तो लोगों को ज्यादा देना पड़ेगा, 3%, तो उसका इफेक्ट समझने में बड़ा टाइम लग जाता है इस पूरे प्रोसेस में। सो मैं आई विल नॉट रीड टू मच इनटू इट बिकॉज इट्स टू मच ऑफ मीडिया नॉइज, मोर ऑफ अ मीडिया नॉइज। आई थिंक इट्स अ टेक्निक टू डू द नेगोशिएशंस, और ये शायद नेगोशिएशंस थोड़े टाइम में जब क्लियर हो जाएगी तब हमें रियल पता चलेगा कि हम स्ट्रक्चरली कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ओके सर, एक्चुअली मैं क्यों ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि अपार इंडस्ट्री है, सपोज एक कंपनी है,
जस्ट कैजुअल एग्जांपल, आप XYZ कंपनी मान लीजिए, तो ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक इन्वेस्टर होल्ड कर रहा है, सपोज उसको लॉन्ग टर्म स्टोरी दिख रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत अच्छा है सब कुछ, और अचानक से न्यूज आ गई अभी 8% गिर गया, राइट, क्योंकि ये एक्सपोर्ट करता है यूएस में। अब एक कंसर्न, एक आम आदमी का कंसर्न मैं बता रहा हूँ मनीष सर, क्योंकि अपन लोग तो क्या है, मैच्योर हो गए, समझ में आने लग गया क्या कैसे हैंडल करना है। आम आदमी सोचता है अब क्या करें, इसका 8% गिर गया, बेच दूं, रखूं, ले लूं और नीचे क्या करूं। तो आप इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि ठीक है 8% हो गया बात खत्म, या आप अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि अरे यार और ये 15% गिर जाए ना तो अपने को और माल उठाना नीचे, आप कैसे सोचते हैं इसको? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एक आम आदमी की है, जो अपार इंडस्ट्रीज को उसके स्टॉक के मूवमेंट के हिसाब से ही जज करता है और बिजनेस पे नहीं। हाँ, और वो एक आम आदमी कोई वेनसडे पिक्चर जैसी के पीछे छुपा रहना चाहता है कि मैं एक आम आदमी हूं, मेरा शेयर गिर गया। आंसर इज नो। हाँ, बाजार में पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है। हाँ, आप देखेंगे तो हर शहर में एक चौराहा होता है जहाँ पे लोग सवेरे तगारी लेके खड़े रहते हैं, वो सिर्फ दिन की 400 रुपए की मजदूरी ढूंढने। और हाँ, वो भी बड़े सबसे, वो शायद सबसे कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ आम आदमी वो है। तो हाँ, अगर हम उनके एंगल से देखें तो वह 400 रुपए 500 रुपए कमाने के लिए भी पूरी जिंदगी और एक वो पूरा दिन देना पड़ता है। सो ऐसे स्टॉक मार्केट के अंदर कोई अगर इतना एंगेजमेंट रखता है कि वो उसी तरीके से उसको जज कर रहा है और उनको ये लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, सो देन दे डोंट हैव नो राइट टू बी इन द स्टॉक मार्केट। सबसे ओके, पहली चीज, अदरवाइज दे विल बी द बिगेस्ट लूजर। सबसे बड़े लूजर वो हो जाएंगे क्योंकि वो विदाउट समझ उस स्टॉक के अंदर आए हैं। स्टॉक के अंदर इतनी वॉलेटिलिटी रह सकती है, किसी भी बिजनेस में वॉलेटिलिटी रह सकती है, स्टॉक प्राइस में रह सकती है, अपार नहीं होके कोई दूसरा स्टॉक हो सकता है, किसी भी स्टॉक के अंदर हो सकता है। तो उनके लिए बड़ा, उनको बहुत डीपली सोचना पड़ेगा कि उन्होंने जब देखा तो उन्होंने अगले 3 साल का क्या फॉर्च्यून देखा उस कंपनी का, ओके, और क्या वो फॉर्च्यून सिर्फ टैरिफ के ऊपर ही बेस्ड था क्या, कि वो हाँ, टैरिफ के 25% की वजह से ही और उनके यूएस के बिजनेस के ऊपर ही बेस्ड था क्या। और हाँ, अगर ऐसा कोई डेटा चेंज हुआ है और वो कन्विंस है तो उन्हें डिसाइड करना पड़े कि भाई ये डेटा चेंज हुआ है और मेरे को बेचना चाहिए। हम्म, अदरवाइज इट इज, जो दिखता है आसानी कि मैं एक खटका दबाकर शेयर ले सकता हूं, आप खटका दबाकर शेयर ले सकते हैं, खटका दबाकर पैसा बनना शायद अभी तक बना है, आने वाले टाइम में इतना आसान नहीं रहेगा। पॉइंट पॉइंट टेकन सर। मनीष सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके, सो एक्साइटेड। मैं शुरू से सोच रखा था कि आपसे हर तरह का बात मैं कर सकता हूँ, और वो जस्टिफाई हो गया कि आपसे कुछ भी बात की जा सकती है, एंड यू हैव आंसर टू एवरीथिंग। थैंक यू मनीष सर फॉर दिस फेस टू फेस। धन्यवाद, थैंक यू नहीं, धन्यवाद आपको भी धन्यवाद। बिल्कुल। धन्यवाद फेस टू फेस के लिए। आई होप टू सी यू सून इन योर जी ऑफिस। थैंक यू। बिल्कुल। बाय। ओके बजाज। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.